तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के यूनिट 4 के बारे में। और हमेशा की तरह चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 4 में ट्रांसपोर्ट लेयर की, जो कि पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में है। और उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट लेयर, मैसेज टू डेस्टिनेशन, यानी कि जो मैसेज आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो ट्रांसफर होता है कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का रोल क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। यूडीपी की वर्किंग देखेंगे, टीसीपी की वर्किंग देखेंगे, यूडीपी वर्सेस टीसीपी के बीच में डिफरेंस देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इस वीडियो के बीच बीच में मैं ये बता दिया करूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देन बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे, 3 वे हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल की बात करेंगे, नीड फॉर रिट्रांसमिशन ऑफ सेगमेंट्स इन टीएल मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी विंडो मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे, कंजेशन कंट्रोल देखेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्यूओएस शॉर्ट में इसको बोलते हैं, इसको देखेंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी एंड द लास्ट में आप लोग ऐसे यूं करोगे कि यार आप क्वेश्चन पूछो कहां से एग्जाम में आएगा, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूं अगर यूनिट 4 से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की कि ट्रांसपोर्ट लेयर कहां पर आता है। तो सबसे जो पहला यूनिट आपका है वो फिजिकल लेयर के बारे में है, फिर दूसरा यूनिट डेटा लिंक, तीसरा नेटवर्क, चौथा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर और पांचवा आपका एप्लीकेशन लेयर, पांचवा यूनिट है। तो हम लोगों ने पहला यूनिट को कवर कर लिया है पहले से ही और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को कवर करने। अगर आप ये वीडियो काफ़ी दिन थोड़ा बाद देख रहे हो तो शायद मैं ये 2 वीडियो अपलोड कर दिया रहूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करने जा रहे हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, फिर इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो इसको बहुत डीप में हम लोग समझने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको। तो सबसे पहले जो टॉपिक था उसमें हम लोग देखे थे कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को हम लोग देखेंगे। तो चलो समझते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो डिलीवरी से आप सिंपल से समझ रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर होता है क्या होता है, कहीं सोर्स होता है, यानी कि कहीं से आपका सामान, वो एक तरीके से मोबाइल फोन ऑर्डर करते हो तो कहीं किसी दुकान से निकलता है, वो सोर्स होता है और आपके घर तक वो सामान आ जाता है, यानी कि आपका घर डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसके बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग ही आप रिलेट कर पा रहे होगे कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या है। तो मैंने थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट किया, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ठीक उसी तरह से इंटरनेट की भी दुनिया में चीज़ें होती हैं। इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है कि जैसे कि आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, और आप अपने दोस्त के कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हो या फिर आप ये वीडियो ही देख रहे हो तो भी आप किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हो और डाटा आपके फ़ोन में आ रहा है और आप उसकी मदद से देख पा रहे हो वीडियो को। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही होती हैं, वही चीज़ हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में सीखते हैं और इन नेटवर्क की दुनिया को समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे देखो, डेटा लिंक लेयर रिक्वायर्स द मैक एड्रेस। अभी मैंने पीछे क्या बताया, ये देखो डेटा लिंक लेयर कहाँ पर आता है, फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर आता है। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, इसकी डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, आप लोग अगर पहले दूसरा यूनिट पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि नोड टू नोड डिलीवरी। डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, नोड टू नोड डिलीवरी का जो काम होता है, डी मैं लिख दे रहा हूँ, नोड टू नोड डिलीवरी का जो काम होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर का होता है। और इसे जरूरत होती है एक मैक एड्रेस की। आप लोग मोबाइल फोन चलाते होगे तो आप लोग जरूर मैक एड्रेस देखे होगे, ठीक है। तो मैक एड्रेस की इसको जरूरत होती है ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी सोर्स का भी मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस, जिसकी मदद से ये फ्रेम को डिलीवर कर पाएगा, दूसरे जो भी डिवाइस है डेस्टिनेशन तक फ्रेम को डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर को मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है और ये नोड टू नोड डिलीवरी करता है। देन उसके बाद अब देखो पीछे हम फिर चलता हूं, यहां पर देखो डेटा लिंक लेयर हो गया, फिर यहां से आपका नेटवर्क लेयर पर जाता है। तो नेटवर्क लेयर पे जब जाता है तो नेटवर्क लेयर जो होता है वो आपका होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है। ध्यान देना, जो नेटवर्क लेयर है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का जो काम होता है वो आपका डी लिख देता हूं, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का जो काम होता है वो आपका नेटवर्क लेयर का काम होता है। तो नेटवर्क लेयर को बेसिकली काम करने के लिए इसको जरूरत पड़ती है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आप लोग हमेशा सुनते होगे कि वीपीएन वगैरह आप लोग यूज करते होगे ना, कि कोई वेबसाइट ऐसी जो नहीं खुल रही है, हम वीपीएन यूज करते हैं सिंपल सा और चीज़ों को ओपन करके देखते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली वो आईपी एड्रेस का ही थोड़ा वहाँ पे खेल होता है। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस जरूरी होती है दो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए। इन आईपी एड्रेस की मदद से ही जो पैकेट्स होते हैं वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो, आप और आपका दोस्त व्हाट्सएप या जो भी चीज़ें खोल के चैटिंग कर रहे हो इंटरनेट की मदद से, तो वहाँ पे नेटवर्क लेयर काम आता है। और आपके फ़ोन में एक आईपी एड्रेस होती है, आपके दोस्त के फ़ोन में एक आईपी एड्रेस होती है, जिसकी मदद से ये दोनों डिवाइस एक दूसरे को पहचान पाती हैं। जैसे कि मान लो एक आईपी एड्रेस इस डिवाइस का होगा, एक आईपी एड्रेस इस डिवाइस का होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। और तो अगर आईपी एड्रेस इसके कोई पहचान रहनी चाहिए ना, तभी तो कुछ मैसेज इस पर्टिकुलर को भेजेगा, नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारी डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस यहाँ है, कुछ डिवाइसेस यहाँ है, पता नहीं कहाँ ये मैसेज सेंड कर देगा। लेकिन अगर इसको पता है इस डिवाइस का नाम क्या है तो यहीं पर भेजेगा ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, अगर एड्रेस पता है घर का, आपके होम का एड्रेस पता है, तभी तो चिट्ठी आपके घर तक आएगी, तभी तो आएगी घर पर चिट्ठी, नहीं तो किसी और के घर चली जाएगी। तो यही जो आपका एड्रेस होता है, घर का जो एड्रेस होता है, पिन कोड होता है एक तरीके से, पिन कोड, मकान नंबर, हम लोग स्ट्रीट का नाम, मकान नंबर, जो भी चीज़ होती हैं, तो वो आपका यूनिक होता है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना किसी दूसरे का भी सेम होता है, नहीं होता है। ठीक उसी तरह जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं उनकी भी एक आईपी एड्रेस होती है, जिसे इंटरनेट की दुनिया में उसकी मदद से उन्हें पहचाना जाता है। और दो डिवाइसेस या जितनी भी डिवाइसेस होती हैं एक दूसरे से डेटा को एक्सचेंज करती हैं और कम्युनिकेट कर पाती हैं। अब तो ये बात हो गया आपका डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। अब उसके जस्ट ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखो अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ चुके हैं, इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ चुके हैं। तो बेसिकली अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भाई साहब यहाँ पर काम क्या करते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। ये P2P लिख देता हूँ, P2PD, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्ट लेयर रिक्वायर्स अ पोर्ट नंबर टू करेक्टली डिलीवर द सेगमेंट्स ऑफ डेटा। अब देखो पोर्ट नंबर किसको जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप लोग एनआईसी का नाम सुने होंगे। ठीक है, एनआईसी का, एचटीटीपी का नाम आप लोग सुने होंगे, एचटीटीपी के जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 पे काम करता है, और एचटीटीपीएस जो होता है ये आपका 443 पर काम करता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम होता है, इसे पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ती है जो भी सेगमेंट्स ऑफ डेटा, यानी सेगमेंट्स मतलब क्या होता है, यानी कि जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो इसे छोटे छोटे डब्बे में तोड़ दिया जाता है। ऐसे समझो, इतना बड़ा डेटा अगर आपका है तो ये पूरा डेटा को एक साथ नहीं भेजा जाता है, इसको छोटे छोटे डब्बे में तोड़ दिया जाता है। तो उसी को हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं। और हर सेगमेंट्स की एक सीरियल नंबर आईडी होती है, जैसे 101, 102, 103 ऐसे होती है। तो यही कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर को जरूरत होती है पोर्ट नंबर की, जिसकी मदद से ये करेक्टली सेगमेंट्स ऑफ डेटा को डिलीवर कर पाता है। ठीक है, टू द करेक्ट प्रोसेस अमॉन्ग्स्ट द मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग ऑन अ पर्टिकुलर होस्ट। ठीक है, तो अब समझ में आया ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है। उसके बाद देखो, अ पोर्ट नंबर इज अ 16 बिट एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम यूनिकली। तो 16 बिट का ये एड्रेस होता है और ये क्लाइंट और सर्वर के प्रोग्राम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। क्लाइंट का मतलब क्या हो गया, क्लाइंट मतलब आप अपने सिस्टम पर गूगल क्रोम यूज करके कुछ सर्च करते हो, गूगल करते हो। और सर्वर जो हो गया, सर्वर यहाँ पर गूगल का यूट्यूब आपने ओपन किया, मैं रियल एग्जांपल लेता हूँ, आपने यूट्यूब ओपन किया और जहाँ पे आपने सर्च किया कि कंप्यूटर नेटवर्क वीडियो, तो एक लिस्ट आई जिसमें से मेरी भी वीडियो दिखी वहाँ पर, इंजीनियरिंग इन वन वीडियो का। तो यानी कि सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, एक सर्वर से आ रहा है। ठीक है, एक सर्वर से आ रहा है। तो यानी कि पोर्ट नंबर की मदद से ही ये कम्युनिकेशन हो पा रहा है। यानी कि आप हो गए वहाँ पे क्लाइंट, और आपका जहां से डेटा आ रहा है, यूट्यूब का जो गूगल का सर्वर है उसे सर्वर ही बोलते हैं, जहां से डेटा आपका निकल के आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखो, बोथ प्रोसेस शुड हैव द सेम नेम। और जो दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वहां पे नाम आपका सेम होना चाहिए। और कम्युनिकेशन के लिए हमें डिफाइन करना होता है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, लोकल प्रोसेस। ये आपका क्लाइंट साइड पर होता है, जैसे कि ये आप हो। ठीक है, ये मान के चलो मैं सर्वर बना देता हूँ, या दोस्त का ही सिस्टम बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे सर्वर बना देता हूँ। ये सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया। यानी कि देखो, कम्युनिकेशन फॉर कम्युनिकेशन, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको लोकल होस्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसे लोकल होस्ट कहते हैं, ये लोकल होस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, लोकल प्रोसेस, लोकल प्रोसेस भी आपका यही होगा। रिमोट होस्ट, ये रिमोट होस्ट आपका होता है, RH लिख देता हूँ, ये आपका रिमोट होस्ट होता है। और रिमोट प्रोसेस, आपका रिमोट प्रोसेस भी यहीं पर हो रहा होता है। यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से कम्युनिकेट
कर सकते हो। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक जरूर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बहुत ज़्यादा किया, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगा कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो का टारगेट मैं 100 लाइक रखता हूँ। आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं इसी में, कि कैसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी एक डायग्राम के थ्रू होता है। तो इस डायग्राम को आप सिंपल सा एग्जाम में बना दीजिएगा, बहुत डीप में नहीं चलते हैं, ऊपर ऊपर समझते हैं। जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम था, तो जैसे देखो यहाँ पे एक प्रोसेस है और यहाँ पर एक प्रोसेस है, प्रोसेस हो रहा है, और जो मैंने बोला था आपको नोड टू नोड डिलीवरी होता है। तो भाई साहब ध्यान देना, जो इंटरनेट होता है उसके अंदर जो नोड टू नोड डिलीवरी होती है ऐसे होती है, ऐसे नोड बने रहते हैं। तो ये आपका डेटा लिंक लेयर भी काम करता है। तो डेटा लिंक लेयर थोड़ा अंदर काम करता है, जो नोड टू नोड डिलीवरी कर रहा होता है। फिर वहां पर इसके बाद आपका नेटवर्क लेयर आता है, जो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है, यानी कि ये होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कर रहा होता है। और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका काम होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से हो रहा होता है। ओके, अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से जो मैसेज होता है डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है, उसे देखते हैं। ठीक, तो बेसिकली द मेन एम ऑफ दिस लेयर इज टू डिलीवर इंटायर मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स यानी कि आपका सिस्टम, और दूसरा हम डेस्टिनेशन मान के चलते हैं कि आपके दोस्त का सिस्टम। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ए बी नाम देकर मैं नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे सोर्स एस लिख देता हूं, एस लिख देता हूं, और इसे मैं डी कर देता हूं। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन हो गया। तो आप समझ जाना कि ये क्लाइंट है, और जहां पर आप डेटा सेंड कर रहे हो, मे बी सर्वर कह सकते हो या फिर आप कोई सिस्टम कह सकते हो। आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक, चलो, तो 5 एस्पेक्ट्स होते हैं जो रिलायबल डिलीवरी करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, कि तो जो मैसेज आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जा रहा है, तो उसके 5 एस्पेक्ट होते हैं कि एक रिलायबल डिलीवरी करे। ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, सबसे पहले आपका एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दिया है, तो हेडिंग तो रट डालना है, एकदम रट लेना। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना है, हेडिंग एकदम रट लेना। अंदर थोड़ा भूलते भी जाओगे तो लिख लोगे, मैं ऐसा समझा दूंगा। थ्योरी कोई रटने की जरूरत नहीं, आप इंजीनियरिंग इन 1 वीडियो से पढ़ रहे हो। एरर कंट्रोल में देखो, एरर कंट्रोल, इन दोनों वर्ड को अगर बहुत बारीकी से समझा जाए तो एरर मतलब क्या होता है कि कोई डेटा अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मे भी कुछ भी आ सकता है जिसकी मदद से आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कंट्रोलिंग कहते हैं, कंट्रोल करना। तो यानी कि एरर कंट्रोल के अंदर हम मैसेज, देखो रफली अभी बता रहा हूं, एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, उसके बीच में कोई एरर आ रही है तो उसे कंट्रोल करना। सिंपल से इतना समझ गए। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एरर कंट्रोल का काम क्या होता है, ध्यान देना। इसका काम होता है कि जो मैसेज आप यहां से यहां तक मैसेज सेंड कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, वो एग्जैक्टली ओरिजिनेटेड फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचे। ओरिजिनल फॉर्म में, चलो मैं कहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, ओरिजिनल फॉर्म में आपका मैसेज पहुंचना चाहिए डेस्टिनेशन तक। यहां पे आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। और दूसरी चीज सोचो कि अगर हम कोई भी डेटा इंटरनेट की दुनिया में यहां से यहां तक सेंड कर रहे हैं, तो 100% ये पॉसिबल ही नहीं है कि एरर फ्री आपका डेटा ट्रांसफर हो, कहीं तो बीच में प्रॉब्लम आएगी। 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ट्रांसपोर्ट लेयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम क्लोज टू पॉसिबल, यानी कि हम 100% के नियर अबाउट 99.99 ऐसे कह सकते हो, इतने करीब तक एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। 99.9999 तक कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट 100%, क्योंकि 100% पॉसिबल नहीं है। तो समझ गए एरर कंट्रोल का काम क्या होता है। ठीक, और इस एरर कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं एरर डिटेक्शन और रीट्रांसमिशन टेक्निक्स, जिसकी मदद से एरर को कंट्रोल करते हैं। तो क्या करते हैं, एरर डिटेक्शन यूज करते हैं, और रीट्रांसमिशन। ठीक है, रीट्रांसमिशन एरर डिटेक्शन की मदद से अगर कोड के बीच में कोई ऐसा होता है कि बीच वाला सेगमेंट्स गायब हो गया,
तो वहां पे हम एरर डिटेक्ट कर लेते हैं। रीट्रांसमिशन यानी कि कोई एरर साइज सेगमेंट वो नहीं पहुंच पाया, जो आपका होता है पैकेट्स मान के चलो जो छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं नहीं पहुंच पाए तो उसे रीट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एरर फ्री डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। ओके, तो पहला आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझे बस इतना एग्जाम में लिख देना कि जब मैसेज हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं, उन्हीं एरर्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो मैंने ये सारी चीज इरेज कर दी हैं। तो हमने एरर कंट्रोल तो देख लिया, अब हम सीक्वेंस कंट्रोल को देखते हैं। तो सीक्वेंस कंट्रोल क्या होता है? तो आपको पता है कि सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन लेयर आता है, ध्यान देना, एप्लीकेशन लेयर आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? मन में काउंट करते रहो, काउंट करते रहो। फिर आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, मैं टीएल लिख देता हूं। फिर क्या आता है? मन में कंटिन्यू दोहराते रहो। फिर आपका आता है नेटवर्क लेयर आता है। फिर आपका क्या आता है? डेटा लिंक लेयर आता है। फिर आपका लास्ट में फिजिकल लेयर आता है। तो यानी कि ये जो यहां से यहां तक ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इन सारे सीक्वेंस के कंट्रोल को मैनेज करना और बनाए रखना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। कि अगर डेटा आपका नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर गया और एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर आ रहा है, और देखो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर आएगा तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? आगे भेजेगा ना नेटवर्क लेयर तक। अगर नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर फिर एप्लीकेशन लेयर को भेजेगा। यानी कि सीक्वेंस को मैनेज करते हुए चलेगा, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आए चाहे नीचे से ऊपर की तरफ आए। तो ये ट्रांसमिशन को मेंटेन करता है, ठीक है, सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं हम लॉस कंट्रोल। तो लॉस कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये सोर्स हो गया, ध्यान देना, ये आपका यह सोर्स हो गया और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। तो मैंने बताया था पीछे अभी कि जो डेटा होता है, इतना बड़ा अगर डेटा आपका है, ठीक है, इतना बड़ा डेटा अगर आप सेंड करना चाहते हो तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ये सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, और इनकी कुछ नंबरिंग होती है 101, 102, 103, 104, ठीक है। तो इन सेगमेंट्स को ट्रांसफर करना होता है डेस्टिनेशन तक। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर इस तरीके से सेंड करता है कि ये इसी फॉर्म में पहुंचे, 101, 102, 103, 104 में पहुंचे, ना कि 101 पहुंचे और 104 उसके बाद पहुंच जाए। नहीं, ये गलत है, इस फॉर्म में पहुंचना चाहिए। यानी कि ये जो सेगमेंट्स हैं इन ये लॉस ना हो, इस चीज को कंट्रोल करता है, वही होता है लॉस कंट्रोल। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में, ध्यान देना, जब ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में जब हम डेटा को सेगमेंट्स के फॉर्म में सेंड करते हैं डेस्टिनेशन तक, ध्यान देना, जब सेंड करते हैं डेस्टिनेशन तक तो कोई सेगमेंट्स आपका मिस ना हो, वो लॉस ना हो, उस चीज को कंट्रोल करना लॉस कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो ऐसे लिख सकते हो ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इससे इजी कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं डुप्लीकेशन कंट्रोल। तो डुप्लीकेशन कंट्रोल का सिंपल सा मतलब क्या है? ध्यान देना, बहुत सिंपल है, सिंपल से समझना। जो मैंने ये बताया ना, इन सारे सेगमेंट्स का, ध्यान देना, इन सारे सेगमेंट्स का एक यूनिक नंबर होता है, ये सेम नहीं हो सकते। तो जब ये यहां पर पहुंचते हैं तो कभी कभार रीट्रांसमिशन में क्या होता है कि ये कुछ 2 बार पहुंच जाते हैं, 101 वाला। तो यानी कि ये कंट्रोल करता है, देखता है कि 101 वाला दो बार आ चुका है, तो इन दोनों को 2 बार नहीं लेता है, वो 1 बार ही काउंट करता है, 2 बार नहीं लेता है। तो यानी कि डुप्लीकेशन को भी कंट्रोल करता है। यानी कि डेटा भले ही कितने मतलब बार आ गया हो सेम वाला सेगमेंट्स, लेकिन उसे 1 बार में करके वो प्रॉपर ऑर्डर में दिखाएगा। अब जैसे कि मान के चलो एप्पल लिखे, APPLE एप्पल, और ये 5 सेगमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स। अब आपका एप्पल एज इट इज अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो एप्पल ही पहुंचना चाहिए ना, APPLE एप्पल ही पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि डबल ए पहुंच जाए, नहीं पहुंचना चाहिए, यानी डुप्लीकेशन हो जाएगा। यानी किसी डुप्लीकेशन को कंट्रोल करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। समझ गए कि डुप्लीकेशन कंट्रोल में क्या होता है? ठीक, चलो अब फ्लो कंट्रोल का काम क्या होता है? फ्लो कंट्रोल यानी कि देखो, फ्लो मतलब मान के चलो हवा बह रही है, मान के चलो इस साइड से हवा ऐसे 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 इस साइड बह रही है, तो इस हवा को, फ्लो को कंट्रोल करना। तो ठीक इसी तरह से सोर्स है, डेस्टिनेशन तक, यहां से यहां तक जो डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, इसके फ्लो को कंट्रोल करना। तो इस फ्लो को ही कंट्रोल करना होता है, एंड टू एंड हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहां पर हम लोग यूज करते हैं स्लाइडिंग, ध्यान देना, SWP बोलते हैं,
SWP बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इसको यूज करते हैं हम लोग फ्लो कंट्रोल में। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे हेल्प करता है मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंचने में। ठीक, चलो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। सच में अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, अगर पीछे नहीं लाइक किया था तो अभी एक लाइक करो। ठीक है, रियली में सच में मुझे लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको समझ आ रही है, पसंद आ रहा है, क्योंकि आप मुझे कॉल करके तो बोल नहीं सकते हो कि यार मुझे वीडियो अच्छी लगी। तो आपके लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चलते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। चलो अब आगे बात करते हैं यूडीपी की वर्किंग। इसको समझने से पहले हम बात करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने की। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही डालने वाला हूं। तो मिस हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि मैंने वीडियो नहीं डाला। तो भाई मैं वीडियो डालूंगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना भाई कि नोटिफिकेशन तुरंत मिले, और लाइक तो एक कर ही दो। 100 का लाइक का टारगेट रख रहे हैं हम लोग, टारगेट रख रहे हैं हम 100 लाइक का। ठीक है, चलो यूडीपी को देखते हैं। तो यूडीपी की मेन वर्किंग समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में यूडीपी क्या होता है। तो भाई साहब कोई भी चीज अगर शॉर्ट में होता है तो उसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है यूडीपी का, यानी कि एक तरह का ये भी प्रोटोकॉल है इंटरनेट की दुनिया में जहां पे कम्युनिकेशन होता है। और ये भाई साहब होते हैं कनेक्शन लेस, ये होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस कैसे होता है अभी समझाऊंगा। एंड लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती कि अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो बहुत चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइट वेट है। अभी कनेक्शन लेस की बात करूंगा। लाइट वेट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इन टीसीपी आईपी नेटवर्किंग मॉडल। टीसीपी आईपी नेटवर्किंग मॉडल क्या है? वही भाई साहब जो ऊपर एप्लीकेशन लेयर था, फिर आपका क्या था, ट्रांसपोर्ट लेयर था, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। यही जो आपके होते हैं यही टीसीपी आईपी नेटवर्किंग मॉडल होते हैं। ठीक है, तो ये टीसीपी आईपी नेटवर्किंग मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है यूडीपी। समझ में आया? यूडीपी किसके अंतर्गत आता है? टीसीपी आईपी नेटवर्किंग मॉडल जो 5 टाइप्स के हैं उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसके अंदर आपका यूडीपी आता है, जिसका फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक, और कनेक्शन लेस कैसे होता है अब मैं बताता हूं। यानी कि ध्यान देना, एक सिस्टम यहां पर है, एक सिस्टम यहां पर है, तो अगर इसे यूडीपी प्रोटोकॉल समझना कैसे हो जाता है। अगर इसको यहां से यहां तक कुछ सेंड करना है तो ये बिना कनेक्शन इस्टेब्लिश किए ही डेटा को सेंड कर देगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेगा। और यही टीसीपी जो होता है, टीसीपी क्या करता है, वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है फिर डेटा को ट्रांसफर करता है। तो एक मेन डिफरेंस समझ लेना कि टीसीपी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है देन डेटा को ट्रांसफर करता है, और जो यूडीपी होता है ये कनेक्शन को बिना इस्टेब्लिश किए ही डेटा को ट्रांसफर करता है, इसलिए हम इसे कनेक्शन लेस बोलते हैं। आई होप की चीजें समझ में आ रही। देखो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो एग्जाम में यार जाके अपनी मर्जी से लिख पाओगे, नहीं तो पूरा पढ़ते रह जाओगे, याद करते रह जाओगे, नहीं समझ में आएगा। और मुझे पता है कि एग्जाम आने वाला है और आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, कोई 1 महीना पहले नहीं पढ़ता है, मुझे पता है, समझ रहे हो। तो हमें पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है तभी पढ़ रहे हो आप। तो अच्छी बात है कि कम से कम पढ़ तो रहे हैं, बहुत सारे लोग तो पढ़ते ही नहीं है। तो अच्छे से समझो, और मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। Unlike TCP, UDP does not provide the same level reliability and error connection mechanism। अब देखो ये सच बात है कि TCP इतना UDP प्रोवाइड नहीं कर पाता है उस लेवल की रिलायबिलिटी एंड एरर कनेक्शन मैकेनिज्म को जितना आपका TCP प्रोवाइड करता है। TCP इतना UDP नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो ये जब डिफरेंस कहीं आएगा पूछेगा तो हाँ लिख सकते हो, लेकिन अभी डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा आपको। पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड नंबर पे देखो, इट इज कॉमनली यूज्ड इन सिनेरियो वेयर रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड लो ओवरहेड आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर रिलायबिलिटी एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा। जब ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा करना होता है तब यूडीपी यूज होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन पे करना होता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे कंप्यूटर गेमिंग, या फिर आप मोबाइल में जो पबजी गेम खेलते थे, आपका मतलब जो प्लेयर था कहीं और बैठा रहता था, आप कहते थे मार मार भाई आ गया, एनिमी अहेड, मतलब धड़ाधड़ गोली चलती थी। लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सोचो कि वो उसकी आवाज आपके पास कैसे आ रही थी,
क्या वो रियल टाइम कम्युनिकेशन था हम लोग का? अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो हाँ भाई, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन था, और उस टाइप में वहां पे यूडीपी वगैरह चीजें यूज होती हैं। तो आप समझ रहे हो कि चीजें कैसे यूज होती हैं। ठीक, चलो उसके बाद जो वॉइस, हम लोग कॉल से बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग जो करते हैं, जो भी वॉइस कॉलिंग करते हैं, आईएमओ जो लोग यूज करके वीडियो कम्युनिकेशन करते हैं, लाइव कॉन्फ्रेंसेज जो होते हैं, गूगल मीट पे जो मीटिंग वगैरह होती हैं, ऐसी जगह पे चीजों पर यूडीपी यूज किया जाता है। ठीक है, और यूडीपी में बेसिकली क्या होता है, देयर इज नो एरर चेकिंग यूडीपी, एरर चेकिंग भाई नहीं होती है। तभी आप लोग देखते हो कि कभी कभी कि जब हम फोन से बात करते हैं तो कभी कभी ध्यान देना कि वहां पे हम लोग की आवाज कभी कभी थोड़ी कट के आई थी, फिर से बोलते भाई एक बार फिर से थोड़ा बोलना, सुनाई नहीं दिया, समझ रहे हो? तो एरर चेकिंग यहाँ पे थोड़ा कम होता है, और इट्स आल्सो सेव्स बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ ये सेव करता है, यानी कि इसमें बैंडविड्थ कम होती है। बैंडविड्थ कम होती है तभी तो कभी वीडियो लैग कर जाती है। अगर बहुत बैंडविड्थ हाई रहे तो वहां पे क्या होगा कि आपकी वीडियो मतलब क्या होगा, फटेगा ही नहीं। तो कहीं कहीं पर जब वीडियो वाली कम्युनिकेशन करना होता है, यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या बहुत हाई लेवल पे, तो वहां पे बैंडविड्थ बहुत हाई रखी जाती है, तो शायद ही वहां पे यूडीपी यूज हो। ठीक है, तो वहां पे बैंडविड्थ बहुत हाई रखी जाती है ताकि ना वीडियो लैग करे, ना बफर करे, कुछ भी ना करे, एकदम रियल लगे। ठीक, तो यूडीपी समझ में आया कि क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या होता है, कनेक्शन लेस कैसे होता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं यूडीपी की जो एक तरह से वर्किंग है, और जो हेडर फॉर्मेट होता है क्या क्या कंटेन करता है और क्या चीजें कैसे होती हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, मैं बोला था ना जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो लिख देंगे। ठीक, 2 नंबर में यूडीपी क्या होता है पूछ सकता है, और हेडर फॉर्मेट शायद 10 नंबर में आ सकता हो। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखो, तो बेसिकली यूडीपी कंटेन सबसे पहले क्या करता है, यूडीपी हेडर को कंटेन करता है, और यूडीपी डेटा। डेटा में क्या होता है भाई, अब कौन सा डेटा ट्रांसफर करना है, वीडियो ऑडियो जो भी था, डेटा एक्चुअल में रहता है। अब इस यूडीपी हेडर के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं। देखो इसके अंदर आता है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ आता है, और चेकसम आता है। एक एक करके चलो समझते हैं ये सब होते क्या है। सोर्स पोर्ट जो होता है बेसिकली ये 16 बीट का होता है, और जो सोर्स पोर्ट होता है ये ऑप्शनल फील्ड होता है। ध्यान देना, ये ऑप्शनल फील्ड होता है, इसमें आप रख भी सकते हो, लिख भी सकते हो, या नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, ये आपका होता है ऑप्शनल। ठीक, उसके बाद देखो डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट यानी कि इसमें आपको डेस्टिनेशन पोर्ट रखना पड़ेगा, यानी कहाँ भेज रहे हो डेटा, उसका पोर्ट तो आपको रखना चाहिए। तो पोर्ट की मदद से ही कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। और ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वहां पर उसे पोर्ट लेयर की मतलब पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, जो मतलब यार बिना पोर्ट बिना एड्रेस के कैसे सेंड कर पाओगे। उसके बाद देखो लेंथ। लेंथ क्या करता है, ये जो भी डेटा रहता है ना, लेंथ मतलब लेंथ क्या करता है, जो भी डेटा आप करता है बाइट्स के फॉर्म में रखता है ये। ठीक है, बाइट्स के फॉर्म में रखता है, और 16 बीट का होता है ये। 16 बीट तक डेटा ये रख सकता है। और मिनिमम लेंथ जो इसकी होती है, मिनिमम लेंथ जो होती है 8 बाइट्स होती है। मिनिमम लेंथ जो होती है 8 बाइट्स होती है, और मैक्सिमम तो 16 बीट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ वो रखता है। ठीक है, और ये लेंथ किस किस की रखता है, ध्यान देना, ये जो लेंथ रखता है यूडीपी के जो पैकेट्स होते हैं, ध्यान देना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 चीज बना के लिख देता हूं। यूडीपी के जो पैकेट्स होते हैं उसकी साइज को रखता है, और हेडर को भी रखता है, हेडर की भी जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको रखता है, और जो यूडीपी ये डेटा जो है इसको भी रखता है। इतनी सारी चीजों की ये रखता है। चेकसम क्या होता है, जो भी एरर डिटेक्शन जो करना होता है। अब देखो एरर डिटेक्शन का जो काम, पीछे मैंने बोला कि पीछे देखो भी ध्यान देना, देयर इज नो एरर चेकिंग इन यूडीपी। नो एरर चेकिंग है ना, लेकिन थोड़ी एरर होती है भाई, चेकिंग डिटेक्ट किया जाता है, एकदम छोड़ ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां पे इंटीग्रिटी भी वेरीफाई की जाती है, इसलिए यहां पे एरर को डिटेक्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे इसके लिए पर्टिकुलर एक प्रोग्राम नहीं किया गया है कि ताकि ये एरर को ही डिटेक्ट करे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इंटीग्रिटी वगैरह वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एरर डिटेक्ट वगैरह करने के लिए हम चेकसम का यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टीसीपी की वर्किंग के बारे में। तो यूडीपी की वर्किंग हमने देख लिया, कैसे हेडर वगैरह थे, यूडीपी क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं टीसीपी की वर्किंग। ओके,
तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में टीसीपी होता क्या है। ठीक है, तो टीसीपी का बेसिकली फुल फॉर्म सबसे पहले जान लो। फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। समझ में आया? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कैसे कनेक्शन ओरिएंटेड होता है? और जो यूडीपी मैंने बोला था वो आपका कनेक्शन लेस था। तो कनेक्शन ओरिएंटेड ये इस तरीके से होता है कि यहाँ पे मान लो ये डिवाइस है आपकी और एक मान के चलो ये सर्वर है, डिवाइस कुछ भी समझ सकते हो। तो सबसे पहले क्या करता है, ये यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है और फिर सर्वर से रिस्पॉन्स में यहाँ पे जाता है और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर डेटा यहाँ से यहाँ पर सेंड किया जाता है। समझ में आया? तो टीसीपी में सबसे पहले ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, देन उसके बाद डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और यूडीपी में क्या होता है कि बिना कनेक्शन को इस्टेब्लिश किए ही वो लोग डेटा ट्रांसफ़र करने लगते हैं। ठीक, और ये रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी आईपी नेटवर्किंग मॉडल के अंतर्गत आता है ये। ठीक, तो आई होप कि पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट देखो, इट प्रोवाइड्स अ रोबस्ट एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर एन आईपी नेटवर्क। ठीक है, तो आईपी नेटवर्क यानी कि जो भी डिवाइसेस होती हैं सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी पे ये काम करती हैं और ये बहुत ही फास्ट, रोबस्ट मतलब ये काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है और ऑर्डर डिलीवरी करता है। यानी कि जो डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्डर में होता है, ऐसा नहीं कि डेटा इधर का उधर ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम एचटीटीपी का एक एग्जांपल समझते हैं जो टीसीपी में आता है वो कैसे होता है। जैसे कि हम लोग जब अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं और क्रोम ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पर कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं www.wikipedia.com कुछ भी सर्च करते हैं और वो आपका आ रहा होता है सर्वर से, कहीं सर्वर है, ठीक है, वहाँ से आपका डेटा आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट, यहाँ पे हम लोग इसे क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट से हम लोग एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उस पर्टिकुलर वेब वेब पेज के लिए और फिर हमें एचटीटीपी रिस्पॉन्स में मिलता है। एचटीटीपी रिस्पॉन्स में हमें वो वेब पेज देखने को मिल जाता है। यानी कि जब ये रिक्वेस्ट जा रहा है और जब रिस्पॉन्स ये मिल रहा है, यानी कि क्लाइंट सर्वर से कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहा है और एचटीटीपी टीसीपी वाले लेयर से कहता है भाई तुम मेरी हेल्प करो फाइल को ले आने ले जाने में। यानी कि टीसीपी ही कनेक्शन को इस्टेब्लिश करवाता है, फिर एचटीटीपी की मदद से डेटा आपका जो फाइल होता है वो क्लाइंट तक पहुंच जाता है। समझे? ऐसे टीसीपी यूज होता है। उसके बाद देखो, टीसीपी ब्रेक्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड फॉरवर्ड इट टुवर्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी लेयर। ठीक है, यानी टीसीपी जो होता है डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, ठीक है, उसके बाद ही आगे फॉरवर्ड करता है। द पैकेट्स आर देन सेंड टू द डेस्टिनेशन थ्रू डिफरेंट रूट्स। अब देखो, जो पैकेट्स होते हैं डिफरेंट रूट्स से जाते हैं। जैसे मान लो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। ऐसा नहीं कि एक रास्ता ये है तो इसी रास्ते से ही जाएगा और कोई रास्ते से नहीं, ये बहुत सारे ऐसे रास्ते, बहुत सारे इंटरनेट पे रास्ते होते हैं। तो इधर से भी कुछ देखो, कुछ पैकेट्स इधर से जा सकते हैं, कुछ पैकेट्स इधर से, कुछ पैकेट्स इधर से, लेकिन लास्ट में भाई साहब जाके यहाँ मिलना है और एक ऑर्डर में ही वो पहुंचेगा। यानी कि अगर ये डिफरेंट रूट्स को यूज करता है, पता चला ये रूट बिजी है थोड़ा तो इस रूट से चला गया, तो इसीलिए कहता है कि ये काफ़ी रोबस्ट है। ठीक है, और ये लास्ट में पहुंच जाता है एक ऑर्डर वे में और इसीलिए कहते हैं ऑर्डर डिलीवरी देता है। ये समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। समझ में क्यों नहीं आएगा यार, जरूर आएगा, अच्छे से सुनो और समझो। उसके बाद देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड मैंने बता दिया कि सबसे पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, देन डेटा को ट्रांसफर करते हैं, और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं 3-वे हैंडशेक टेक्निक। तो 3-वे हैंडशेकिंग टेक्निक्स क्या होती है वो अभी आगे हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, वेयर बोथ इंट्स एक्सचेंज कंट्रोल मैसेज टू सिंक्रोनाइज एंड इस्टेब्लिश द कनेक्शन। यानी कि एक एंड ये होता है, एक एंड ये होता है। तो सबसे पहले ये सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, ठीक है, फिर एक्नॉलेजमेंट आता है, तो ऐसे करके डेटा ट्रांसफर होता है। तो वो 3-वे हैंडशेकिंग अभी आगे आने वाला उसमें समझेंगे। इसमें बस इतना समझ लो कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। सबसे पहले ये
कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, फिर डेटा को ट्रांसफर करता है और कनेक्शन बनाने के लिए 3-वे हैंडशेक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ठीक, उसके बाद देखो रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता एक तरह समझ सकते हो कि होता है ना कि कंपनी रिलायबल है कि नहीं है तभी इसमें इन्वेस्ट करें। तो टीसीपी इंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी बाय एम्प्लॉइंग मैकेनिज्म सच एज एक्नॉलेजमेंट, रीट्रांसमिशन एंड एरर डिटेक्शन। तो रिलायबिलिटी हमें टीसीपी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा भाई साहब डिलीवर हम कर देंगे ले जाके, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं कुछ मैकेनिज्म को यूज करता हूं, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट वगैरह मैं यूज करता हूं। अगर आपका कहीं प्रॉब्लम आती है, डेटा लॉस वगैरह होता है, तो मैं वहां से रिट्रांसमिशन वाली टेक्निक भी यूज करता हूं। और कुछ भी एरर आने दो भाई, आने दो एरर, मेरे पास टेक्निक है एरर को डिटेक्ट करने की, मैं झट से उसको पकड़ लेता हूं और उसको सॉल्व कर देता हूं। तो आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो और मुझे यूज कर सकते हो। समझ में गए रिलायबिलिटी कैसे होती है टीसीपी की। उसके बाद देखो फ्लो कंट्रोल, टीसीपी यूटिलाइजेज अ स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म फॉर फ्लो कंट्रोल। जो भी डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है, वहां पर ये क्या करता है, यूटिलाइज करने के लिए स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म का यूज करता है। और यहाँ पर जो द रिसीवर एडवर्टाइज, और जहां पे जो रिसीवर वो एडवर्टाइज करता है विंडो का साइज और जो भी जितने अमाउंट में डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है। तो रिसीवर क्या है, मान चलो आप मतलब ये रिसीवर हो गया और ये सर्वर हो गया, तो सर्वर से ही डेटा हम लोग रिसीव यहाँ करेंगे, तो आप ही रिसीवर हुए ना ये। तो यानी कि आप यहाँ पर आप क्या करोगे, एडवर्टाइज करोगे। एडवर्टाइज क्या करोगे, विंडो साइज और कितना अमाउंट आप डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो वो बताओ, उसको साइज बताओगे। अरे भाई एडवर्टाइज का मतलब क्या है, कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एडवर्टाइजिंग करती है ना, भाई 999 में ये खरीद लो, ये साड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। और फिर क्या दिखाता है, अरे यार ये फोन इतने सस्ते में आ रहा है, इतना सेल लगा है, मतलब 90% ऑफ, ये सारी चीज एडवर्टाइजिंग होती है ना। ठीक इसी तरह से जो रिसीवर होता है वो एडवर्टाइज करता है, यानी कि वो शो करता है, ऐसे भाई शो करता है, मेरे विंडो साइज इतना है और मैं इतना साइज का डेटा को एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो मुझे इतना डेटा भेजो। समझ गए फ्लो कंट्रोल क्या होता है, यही होता है। ऑर्डर डिलीवरी, टीसीपी गारंटीज दैट डेटा सेगमेंट्स आर received and delivered in the same order they were sent। यानी कि जिस ऑर्डर में डेटा को सेंड किया गया है उसी ऑर्डर में डेटा आपका रिसीव होगा। ईच सेगमेंट इज असाइंड अ सीक्वेंस नंबर, सारे सेगमेंट्स को एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है, जो मैंने 101 102 बताया था, उसी टाइप से एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है। अलाउइंग द रिसीवर टू रीअसेंबल द सेगमेंट्स करेक्टली, यही मैं बताया कि रीअसेंबल करना, यानी कि 101 102 103 सेम ऑर्डर में रीअसेंबल करना, यानी कि 101 के बाद 104 ना आए, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में आए, इसलिए इस सीक्वेंस नंबर को हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गया ऑर्डर डिलीवरी। दिल से अगर आ रही है आवाज की, समझ आ रहा है, तो एक लाइक कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि अच्छा लग रहा है आपको। ठीक, हेडर स्ट्रक्चर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज और बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट में याद कर लेना, टीसीपी आईपी की पूरी वर्किंग। टीसीपी आईपी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और अभी एक आगे हेडर का स्ट्रक्चर बताऊंगा। इतना सारी चीजें आपको टीसीपी आईपी आनी चाहिए, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ना। हेडर स्ट्रक्चर क्या होता है, टीसीपी यूजेज अ हेडर स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल इंफॉर्मेशन को मतलब कंटेन करता है, जैसे कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर, जो हमने बताया सेगमेंट्स जो होते हैं ना, ये जो सेगमेंट्स ईच सेगमेंट्स जो है, इनका जो सीक्वेंस नंबर होता है उसे कंटेन करता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर होती है जो, वो 3-वे हैंडशेकिंग टेक्निक में यूज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर होती है जो, उसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, उसे कंट्रोल करता है, उसे कंटेन करता है। एंड चेकसम फॉर एरर डिटेक्शन, ये एक तरह की एरर डिटेक्शन टेक्निक्स होती है, और उस चीजों को चेकसम वगैरह को भी ये कंटेन करता है। आई होप कितनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में लेके चलना इसे, वो आपका आता है टीसीपी हेडर फॉर्मेट, ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम में आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि साथ में पूछेगा कि टीसीपी यूडीपी क्या होता है, या इसके डिफरेंसेस को बता दो और टीसीपी हेडर को एक्सप्लेन करो।
तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहां पे 10 नंबर में, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना। चलो अब इसको समझते हैं, और दिमाग कहीं पर है ना, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, तो अच्छे से समझना। तो देखो टीसीपी जब डेटा का ट्रांसफर उसे करना होता है तो ये क्या करती है, एक हेडर को कंटेन करती है, एक हेडर को कंटेन करती है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, और जो डेटा सेंड करना है वो डेटा रहता है। ठीक, अब इस हेडर को अच्छे तरीके से ऐसे समझते हैं क्या क्या चीजों को ये कंटेन करके चलता है, और ध्यान देना, और ये पूरी चीज कहां ट्रांसफर होती है, ये पूरी चीज कहां ट्रांसफर होती है, आपके डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक ऐसे ट्रांसफर होती है। ध्यान देना, तभी तो रिकॉग्नाइज किया। जो चिट्ठी में क्या होता है, सोर्स का भी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होता है, चिट्ठी में यही होता है ना भाई, यही होता है ना, तो यही सीन है। तो देखो हेडर जो होता है बेसिकली ये 20 से 60 बाइट्स होता है, 20 से क्या होता है, 60 बाइट्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हेडर के अंदर जब आते हो तो सबसे पहले सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है। अब सोर्स पोर्ट एड्रेस का बेसिकली जो साइज होता है, ध्यान देना, 16 बीट, 16 बीट नंबर होते हैं, 16 बीट के नंबर होते हैं। और सोर्स पोर्ट एड्रेस इसलिए होता है ताकि उसे बताया जा सके कि यहां से डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है। सोर्स इसीलिए होता है ना, सोर्स पोर्ट का एड्रेस। ठीक, और डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस इसलिए दिया जाता है ताकि जहां पर डेटा पहुंच रहा है उसका भी तो एड्रेस होना चाहिए उस पोर्ट का। समझ में आया, इतना ही सिंपल है। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखना है 3-4 लाइन, और जब पूरे को एक्सप्लेन करोगे 2-3 पेज भर जाएगा। तो जब एग्जाम में आप लोग लिखोगे 4 लाइन 5 लाइन एक एक का लिखोगे अच्छे से बनाकर, तो ये आपका 2-3 पेज भर जाएगा बहुत आराम से। अब सोर्स पोर्ट एड्रेस में इतना लिखोगे ना, जब हम एक जगह से दूसरी जगह को इंफॉर्मेशन या डेटा को सेंड करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सोर्स पोर्ट एड्रेस जरूरी होता है, इसलिए ताकि पता चले कि हाँ यहीं से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके से बना बना के आप लोग लिख सकते हो, और ये 16 बीट नंबर को कंटेन करता है, ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। ठीक, अब देखो सीक्वेंस नंबर क्या होता है, ये 32 बीट्स का होता है। अब सीक्वेंस नंबर क्या होता है, मैंने बोला जो सेगमेंट्स होते हैं, ध्यान देना, पीछे मैंने बोला था सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन सेगमेंट्स जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट, और 101, 102, 103, 104, मैंने बोला ना यही आपके होते हैं सीक्वेंस नंबर। यानी कि ये भाई सब इन सारे चीजों को स्टोर कर रखता है सीक्वेंस नंबर, किस ऑर्डर में डेटा ट्रांसफर किए जा रहा है, इस ऑर्डर में जो भी आपके सेगमेंट से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी होती है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, देखो एक्नॉलेजमेंट से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है और फिर वो पूछेगा भाई और सेंड करूं क्या, वो एक्नॉलेज कर देगा, हाँ भाई भेज 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 भेज, तो फिर भेजेगा। तो यही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, और ये 32 बीट का होता है। जब होता है कि कुछ बाइट डेटा सेंड किया गया, जब नेक्स्ट बाइट डेटा आपको सेंड करना रहता है, जो सेंडर एक्सपेक्ट करता है रिसीवर से, तो वहाँ पे फिर एक्नॉलेजमेंट देनी होती है। जब एक्नॉलेजमेंट देता है फिर नेक्स्ट बाइट सेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे डेटा ट्रांसफर होती है। अब देखो एक आपका हेडर लेंथ होता है, HLEN जो लिखा है हेडर लेंथ होता है, बेसिकली 4 बीट का होता है। ठीक है, 4 बीट का होता है हेडर लेंथ, और ये बेसिकली जो हेडर में जो 4 बीट का वर्ड होता है ना, यही ये कंटेन कर रहा होता है, बेसिकली काम इतना ही होता है। ठीक, उसके बाद देखो रिजर्व का जो काम होता है 6 बीट का होता है, फील्ड होता है, और बेसिकली फ्यूचर यूज के लिए इसको रखा जाता है कि अगर कोई काम हो तो इसको यूज कर सकते हैं। और बेसिकली ये कुछ 5 है ना, ये नहीं 6 हैं, बेसिकली 6 कंट्रोल है, ये कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ये बेसिकली यूज किया जाता है अर्जेंट पॉइंटर, लिखना पड़ेगा क्या, बेसिकली जो पहला होता है URG जो है ये आपका अर्जेंट पॉइंटर है, ये आपका अर्जेंट पॉइंटर है। और फिर ये आपका हो गया ACK आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट मतलब यार देना होता है ना एक्नॉलेजमेंट, इसलिए इसका यूज करते हैं कंट्रोल के लिए। PSH मतलब होता है पुश द डेटा, यानी डेटा पुश करना। ठीक है, REST मतलब होता है रीसेट, ठीक है, डेटा को रीसेट करना। ठीक, SYN मतलब सिंक का मतलब सिंक्रोनाइजेशन करना, यानी कि जो सीक्वेंस नंबर दिए होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन में सिंक्रोनाइजेशन वगैरह करना। FIN मतलब होता है कि टर्मिनेट करना, फाइनलाइज मतलब टर्मिनेट करना, टर्मिनेट द कनेक्शन। ठीक है, इसकी मदद से हम कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं। ठीक, समझ में आया इतना।
अब देखो विंडो साइज के बारे में मैंने पीछे भी बात किया था, ठीक है। तो बेसिकली विंडो साइज डिफाइन करते हैं हम लोग, और इसकी साइज जो होती है 16 बिट होती है, ठीक। तो विंडो साइज से ही हम बताते हैं ना कि इतने साइज का डेटा वो ले सकता है, ये सारी चीजें बताते हैं ना, तो विंडो साइज वहां पे यूज आती है। उसके बाद देखो चेकसम आपको पता है कि एरर कंट्रोल के लिए करते हैं, और इसकी मदद से हम एरर वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टीसीपी में, क्योंकि आपको पता है यूडीपी में नहीं एरर कंट्रोल होता है, इसलिए टीसीपी यूडीपी से अलग है, यानी कि एडवांस है, इसकी एक कह सकते हैं फंक्शनैलिटी और ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इसको और ज़्यादा वैल्यू दी जाती है टीसीपी को एज कम्पेयर टू यूडीपी, क्योंकि टीसीपी में चेकसम है, ठीक। एक अर्जेंट पॉइंटर होता है जो 16 बिट का होता है, इसे हम कभी अर्जेंट टाइम में यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जब ऐसे यूज कर ले, नहीं, कभी अर्जेंट टाइम पे ही हम इसको यूज करते हैं, और बेसिकली सेगमेंट्स वगैरह को ही कंटेन कर रहा होता है। री ऑप्शंस एंड पैडिंग होता है, ये बेसिकली 40 बाइट्स तक डेटा को कंट्रोल मतलब कंटेंट्स वगैरह करते हैं, और बेसिकली ये भी ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन वगैरह को कंटेन करते हैं टीसीपी हेडर में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार रफली में बोलता चला जाऊं क्या, तो देखो जब हमको डेटा सेंड करना होता है, ध्यान से सुनो, रफली तुम धड़ाधड़ सुन लो। जब हमको डेटा सेंड करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर, और टीसीपी में हेडर एक होता है और यहाँ पे डेटा होता है, उसको हमको सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करना होता है। लेकिन ये जितनी ये पूरी चीज होती है, इस हेडर के अंदर क्या क्या होता है, तो इधर जाओ, इसके अंदर देखो सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है। सोर्स पोर्ट क्यों होता है, ताकि पता चले कहाँ से जा रहा है डेटा। डेस्टिनेशन होता है कि यानी कहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और इसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ 16 बीट नंबर ये कंटेन करता है, ये भी 16 बीट करता है। सीक्वेंस नंबर क्या करता है, सीक्वेंस नंबर जो सेगमेंट्स के फॉर्म में हम लोग भेजते हैं, कनेक्शन जो स्टैब्लिश होता है उसमें सेगमेंट्स जो जा रहे होते हैं उनका सीक्वेंस नंबर को बनाने के लिए, ताकि ऑर्डर वाइज डेटा आपका पहुंचे। एक्नॉलेजमेंट नंबर से क्या फर्क पड़ता है, यानी कि आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, पहला बाइट डेटा गया, अगर फिर दूसरा भेजना है तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई फिर भेजो, तो फिर वो डेटा ट्रांसफर करता है। फिर हेडर लेंथ क्या करता है, इस 4 बिट वर्ड को कंटेन करता है, ठीक है, 4 बिट वर्ड्स को कंटेन करता है। रिजर्व कुछ 6 बिट होती है, रिजर्व होती है बाद में यूज करने के लिए। यूआरजी का मतलब अर्जेंट पॉइंटर होता है, एसीके का मतलब एक्नॉलेजमेंट होता है, पीएसएच का मतलब पुश होता है, और आरएसटी मतलब रीसेट करना होता है, सिंक मतलब सिंक्रोनाइजेशन करना होता है। क्यों सिंक्रोनाइजेशन करते हैं आपको पता है, ठीक है, मैंने बता दिया पीछे, इसलिए सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि यार देखो सिंक्रोनाइज करेंगे तभी तो ऑर्डर्ड वे में डेटा जाएगा, नहीं सिंक्रोनाइज करेंगे तो पहले 101 104 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन का वहाँ कॉन्सेप्ट होता है। एफआईएन मतलब होता है फाइनल, या इसको मतलब कह सकते हैं फाइनलाइज या टर्मिनेशन होता है, ठीक है, टर्मिनेट करना होता है। विंडो साइज आपको पता है कि साइज वहाँ पे देना होता है जो 16 बीट का होता है, और वहाँ पे विंडो साइज से पता चलता है ना कितना आपको डेटा चाहिए, यहाँ पे कितना आएगा। चेकसम एरर कंट्रोल में होता है यूज, जो 16 बीट का होता है, और ये यूडीपी से टीसीपी को अलग करता है चेकसम में, क्योंकि यूडीपी में ये नहीं होता है, ठीक। अर्जेंट पॉइंटर बता दिए, सेगमेंट्स वगैरह में इसका काम आता है, ठीक है। और ऑप्शनल एंड पैडिंग, ये भी ऑप्शनल होता है जो टीसीपी हेडर के अंतर्गत आता है, और ये कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक। समझ में आया तो एक लाइक करो, अभी तक नहीं किए तो लाइक कर दो यार, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा जाओ रेस्ट कर लो और इस वीडियो को एक लाइक करो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी। अब ये तो तुरंत समझ जाओगे, इतना चीज मैंने बता दिया ना, समझ जाओगे। टीसीपी भाई सिक्योर होती है, यूडीपी कम सिक्योर होती है, सिक्योर ही नहीं होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड, कैसे कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, सबसे पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, देन डेटा को ट्रांसफर करता है। ये बिना कनेक्शन बनाए ही डेटा को सेंड कर देता है। यूज्ड बाय क्रिटिकल एप्लीकेशन और यूज्ड बाय रियल टाइम एप्लीकेशन, ये भी मैंने बता रखा है। क्रिटिकल एप्लीकेशन मतलब जहां पे डेटा आपका स्लो पहुंचना ही नहीं चाहिए, जैसे एयरप्लेन वगैरह हो गए, यहाँ पे डेटा आपका एकदम फास्ट ही पहुंचना चाहिए, तो वहां पे कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशन होती हैं, और वहां पे आपका टीसीपी यूज होता है। रियल टाइम कोई ऑडियो वीडियो कॉलिंग वगैरह पे, कॉन्फ्रेंस वगैरह में ये हो गया। पैकेट्स रीऑर्डर मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, नो रीऑर्डर मैकेनिज्म इसमें नहीं होता है। ये फ्लो को कंट्रोल करता है, ये फ्लो को कंट्रोल नहीं करता है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है पीछे बता रखा हूं। इसमें एडवांस एरर चेकिंग होती है, और इसमें बेसिक एरर चेकिंग होती है, चेकसम वगैरह देखो चेकिंग होती है,
ठीक है, लेकिन बेसिक वाली होती है। इसमें जो हेडर का होता है वो 20 बाइट्स का होता है, इसका जो हेडर होता है 8 बाइट्स का होता है। इसमें एक एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म होती है, एक्नॉलेजमेंट के बाद ही डेटा फिर ट्रांसफर होता है नेक्स्ट बाइट। इसमें एक्नॉलेजमेंट वगैरह नहीं होती है। ये 3 वे हैंडशेकिंग टेक्निक का यूज करता है, जो अभी आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये 3 वे हैंडशेकिंग मैकेनिज्म का नहीं यूज करता है। ये डीएनएस में यूज होता है, टीसीपी, और एचटीटीपीएस में यूज होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होता है, और ये मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी में यूज होता है, और भी जगह पे यूज होता है। डीएनएस में यूज करते हैं, और आपका डीएचसीपी में करते हैं, और टीएफटीपी में करते हैं, एसएनएमपी में करते हैं। तो ये यूडीपी यहाँ पर यूज होता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आ सकता है। तो इस इंपॉर्टेंट चीज को समझने से पहले बात कर लेते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और एक लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इतना काम कर दो मेरे लिए। अगर सच में आपको वीडियो पसंद लग रही है और आपको हेल्पफुल लग रही है तो सच में यार वीडियो पॉज करो, एक लाइक कर दो मेरे लिए, मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। तो जाओ यार, एक लाइक जरूर करो, और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन ऑन रखना, तुरंत आपको मिल जाए और वीडियो देख सको। क्योंकि यार आप लोग कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, तो नहीं पॉसिबल होता है कि मैं हमेशा रिप्लाई करूं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि वीडियो पढ़ने के बाद भी, तो यार कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, आपका ही फायदा है इसमें, तो कर लो, इससे मुझे भी हेल्प होगी। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को एक लाइक करो, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो अच्छी लग रही है आपको। चलो पहला पॉइंट देखो, मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू कंबाइन एंड सेंड द मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स ओवर अ सिंगल मीडियम। यानी मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, अब प्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल डेटा को एक सिंगल मीडियम के थ्रू सेंड करने के लिए करते हैं। यानी कि देखो n इनपुट्स लाइंस दे रहे हैं, यानी कि n इनपुट्स मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारे इनपुट दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अभी बता रहे हैं, मक्स यूज करते हैं। और इसमें देने के बाद ये मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 लिया इनपुट, और सातों इनपुट को लेकर ये एक लाइन बना देगा। एक तरीके से समझ सकते हो, एक इनपुट बना देगा, एक लाइन बने, 7 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, 7 को 1 में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, अभी एक लाइन ऐसे ऐसे जाएगी, और फिर यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी यूज होगी, डीमक्स यूज होगी। और फिर ये डीमक्स क्या करेगी, इसको साथ में, इसमें 7 पार्ट में इसको निकाल देगी, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि आपने 7 दिया, एक लाइन में कन्वर्ट हुआ, और फिर 7 में निकल गया। आप कहोगे कि ये क्या मतलब है। अब भाई साहब, अगर 7 चीज अगर भेजोगे एक साथ, तो कहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा नेटवर्क। ठीक है, 7 लाइन उसे यूज करनी पड़ेगी सेंड करने के लिए, एक तरीके से समझ लो 7 वायर लगेंगे सेंड करने के लिए। अगर आप 7 को एक में कर देते हो फिर सेंड करते हो, तो एक ही वायर में चला गया, बाकी 6 वायर को तो आप किसी और काम के लिए यूज कर सकते हो ना। तो समझ में मल्टीप्लेक्सिंग कितना हेल्पफुल है। तो ये आपके ट्रांसमिशन को फास्ट कर देता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को सेंड कर सकते हो। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा स्ट्रीम इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि जो n इनपुट्स दे रहे हो लाइन्स आप, इसको जो कंबाइन करना होता है सिंगल लाइन में, उसके हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। एंड हार्डवेयर उसके लिए यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, देखो मल्टीपल जो आपकी स्ट्रीम होती है उन्हें कंबाइन करने की टेक्निक्स को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, और जो हार्डवेयर यूज करते हैं उसे हम मक्स कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब मल्टीप्लेक्सर करके आप सिंगल लाइन तो दे दिए, अभी सिंगल लाइन को तो फिर से उसी लाइन में करना है ना, 7 लाइन में, 7 लाइन इनपुट दिए, वो सातों एक लाइन में चली गई। अब उस एक लाइन को फिर 7 में तो कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। और डीमल्टीप्लेक्सिंग हमको अचीव होती है डीमल्टीप्लेक्सर से, जो डिवाइस है वो यहाँ पे लगाते हैं। ये सिंगल इनपुट लेता है और मल्टीपल देता है हमें। ठीक है, और ये रिसीवर एंड पे ही लगा रहता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इन विच सेवरल टेलीफोन कॉल्स आर कैरिड थ्रू अ सिंगल वायर। तो इस सिंगल वायर्स के थ्रू बहुत सारे कम्युनिकेशन जा रहे होते हैं, बहुत लोग कॉल कर रहे होते हैं, तो सिंगल वायर के थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग करके ही भेजी जाती है। अब आप लोग देखते हो कि जो टावर लगा होता है, ऐसे जो टावर्स लगे होते हैं, ये वायर से कनेक्ट होते हैं टावर। ठीक है, और यहाँ से आपका, ये आपका फोन होता है, ऐसे आपके फोन से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पर एक फोन है किसी और बगल वाले इंसान का, ऐसे कोई और फोन है,
ऐसे कोई और फ़ोन है, ऐसे इस टावर से आपका फ़ोन कनेक्ट है, तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन की, इस फ़ोन की, इस फ़ोन की, मान के चलो 3 लोग एक साथ बात कर रहे हैं, तो इस फ़ोन की, इस फ़ोन की, इस फ़ोन की इसमें जाएगा और ये मल्टीप्लेक्सिंग करके एक वायर के थ्रू आपका इस टावर के पास जाएगा और इसके पास फिर यहाँ डीमल्टीप्लेक्सर लगा होगा, फिर ये जिसके पास ये तीन जिसके पास कॉल कर रहे हैं उसके पास ये ट्रांसमिट कर देगा। समझ रहे हो? तो मैं एक एग्जांपल रियल लाइफ का दे रहा हूं जिससे आप समझ पाओ कि हाँ मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे यूज हो रहा है। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो, एक अपवार्ड एंड डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग होता है, इसे ध्यान से समझना। तो अपवार्ड मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन सेंड्स एट द सेम टाइम। डिफरेंट एप्लीकेशन, जो डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं एक टाइम पे जब सेंड किए जाते हैं अपवार्ड में, देखो डिफरेंट एप्लीकेशन, देखो डिफरेंट, जब ये सेंड किए जाते हैं सिंगल एक पॉइंट पे आते हैं और ऐसे ट्रांसफर एक सिंगल लाइन से हो रहे होते हैं, यानी मल्टीपल जब आ रहे होते हैं तो उसे हम अपवार्ड बोलते हैं। और डाउनवर्ड में क्या होता है, वन एप्लीकेशन यूजिंग डिफरेंट कनेक्शन, यानी एक वन एप्लीकेशन है कि डिफरेंट कनेक्शन को यूज कर रहा है, यानी किसी एक रास्ते से नहीं जा रहा है कि डिफरेंट कनेक्शन को यूज कर रहा है और डिफरेंट कनेक्शन से जाने के बाद ये फिर एक रास्ते पे मिल रहा है, फिर ये जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग होती है और इसको यूज किया जाता है ISDN में और ये काफ़ी फास्ट होती है, ये स्पीड अप करती है आपके सेंड करने को। अब मुझे बताओ कि अगर कोई चीज़ आप सेंड कर रहे हो किसी एक रास्ते से, मे भी वो कोई और चीज़ सेंड करने में बिजी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास तो 3 रास्ते हैं, 1 2 3 रास्ते हैं, नहीं ये बिजी है तो इससे भेज दो, ये भी बिजी है तो इससे भेज दो, यानी कि बहुत फास्ट इसमें ट्रांसफर होता है। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, चलो अब 3 वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं। और जो हमने TCP में बात किया था, अरे यार UDP TCP में देखे थे ना कि TCP यूज करता है 3 वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल और UDP नहीं यूज करता है, तो चलो इसको समझते हैं क्या होता है। तो यहां पर बेसिकली 3 चीज होती है, रट लेना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना, एकदम रट लेना, रटना नहीं पड़ेगा अगर मैं जो बोल रहा हूं उसे अच्छे समझ लिए तो कान खोल के अच्छे सुनो। जब भी डाइवर्जन है जिससे अगल बगल कोई, तो अगर आपके कोई बगल में बैठा तो उससे बोल दो भाई तुम चुप रहो मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो उसको चुप कराओ या उससे दूर चले जाओ और चुपचाप सुनो, समझ लो, याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 होता है, दिमाग में बैठा लेना, सिंक, सिंक्रोनाइज करना, सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट, सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेजमेंट सेकेंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप एक्नॉलेजमेंट। 3 समझ में आया? अब इस तीनों को इमेज देखो। पहले में सबसे पहले हम सेंड करते हैं सिंक्रोनाइजेशन, क्लाइंट से सर्वर को सिंक्रोनाइजेशन भेजते हैं। सिंक्रोनाइजेशन भेजने के बाद सर्वर क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। फिर क्लाइंट क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सर्वर पे और कनेक्शन हो जाती है स्टैब्लिश और कम्युनिकेशन हो जाता है स्टार्ट। यही पूरा फंडा है 3 वे हैंडशेकिंग का। इतना समझ लिए ना तो भी बना के आधे पेज लिख के आओगे। आधे पेज क्या मतलब 1 पन्ना लिख लोगे और आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, सिंक्रोनाइज एक याद कर लो, सिंक एक्नॉलेजमेंट याद कर लो और एक एक्नॉलेजमेंट याद कर लो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट क्या करता है, एक सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास और सर्वर उसे रिसीव करता है। फिर उसके बाद सर्वर जो होता है वो सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है क्लाइंट को। फिर क्लाइंट क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सर्वर को, यानी कि 1 2 3 चीज हुई, इसीलिए इसे 3 वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और इन तीनों चीज होने के बाद सक्सेसफुली कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है और आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। भाई समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो इतने से लिख सकते हो। अब चलो थोड़ा डीप में समझते हैं ताकि और पेज हम लोग लिख पाए। ये इसलिए था इमरजेंसी के लिए कि अगर भूल भी जाओ तो इतना लिख पाओ। ठीक, चलो अब उसको अच्छे तरीके से पीछे चल के हम थ्योरी से समझते हैं। तो इन चीजों का तीनों का मैंने एक सिंपल सा मतलब बता दिया और थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, यहाँ पे देखो, क्लाइंट सबसे पहले क्या करता है, रेफर टू एज द इनिशिएटिंग पार्टी। क्लाइंट ही सबसे पहले स्टार्ट करेगा, सेंड्स अ TCP पैकेट विद द सिंक्रोनाइज फ्लैग सेट टू द सर्वर। यानी कि क्लाइंट क्या करता है, एक सिंक्रोनाइजेशन सेंड करता है। और ये सिंक्रोनाइजेशन में मैं यहाँ पर एक डब्बा बना लेता हूं, ये सेंड करेगा। यहां पर मान के चलो ये ऊपर हो गया सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नंबर सेंड करता है मान के चलो 8000।
8000 सेंड करता है, सीक्वेंस नंबर इसका नाम है, ठीक है। और यहां पर कुछ आपके पैकेट्स हैं, ये कुछ पैकेट्स हैं आपके, ठीक है, जो सेंड करने के लिए यहां पे हैं, ठीक है। तो ये आपका जाएगा यहां पर, सर्वर रिसीव कर लेगा। ध्यान देना सीक्वेंस नंबर 8000 है, तो ये ओनली सीक्वेंस नंबर सेंड करेगा। ध्यान देना, क्लाइंट ओनली सीक्वेंस नंबर सेंड करेगा और सर्वर फिर क्या करेगा, सेंड क्या करेगा, सर्वर क्या सेंड करेगा, अब ध्यान देना, सर्वर सेंड करेगा सिंक्रोनाइजेशन बना लो, सीक्वेंस नंबर सेंड करेगा, ठीक है। अब प्लस एक्नॉलेजमेंट, ध्यान देना एक्नॉलेजमेंट भी ये सेंड करेगा, यानी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और यहां पर मैं डेटा का बना दे रहा हूं, ठीक है, प्लस एक्नॉलेजमेंट। अब देखो जो क्लाइंट ने सेंड किया ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये रैंडमली चूज किया 8000 सीक्वेंस नंबर और इसने सेंड कर दिया सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, सर्वर क्या करेगा, ध्यान से सुनना, सर्वर क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर को जनरेट करेगा और वो क्लाइंट के आए हुए सीक्वेंस नंबर में एक ऐड कर देगा और कर देगा 8001। और सर्वर क्या करेगा, एक रैंडम सीक्वेंस नंबर को जनरेट करेगा, कुछ भी 15000 में मान लेता हूं, समझ गए, 15000 को जनरेट करेगा एक रैंडम। अभी समझो यहां तक, क्लाइंट क्या करेगा, तो ध्यान से सुनो भाई, सारा डाइवर्जन दूर कर दो, अकेले में बैठ जाओ, सुनो। क्लाइंट क्या करेगा, एक सिंपल सा सीक्वेंस नंबर सेंड करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करता, बस ये सीक्वेंस नंबर सेंड करता है। तो ये रैंडम सीक्वेंस नंबर चूज करेगा जो कि 8000 है और ये सर्वर तक सेंड करेगा। सर्वर जब उसे रिसीव कर लेगा तो वो आए हुए सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेजमेंट नंबर बना देगा और उसमें एक ऐड कर देगा, यानी +1 कर देगा, ठीक है। और जो सर्वर होगा ये खुद एक रैंडम सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा, कुछ भी, मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया 15000। अब ये क्या करेगा, सर्वर इस चीज को सिंक्रोनाइजेशन, ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट, इसको अब सेंड कर देगा क्लाइंट के पास। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है अब क्लाइंट के पास। जब क्लाइंट के पास आ गया, क्लाइंट के पास क्या आया कि सीक्वेंस नंबर 15000 है और एक्नॉलेजमेंट जो है ये आपका 8001 है, इतना आ गया क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट तीसरी, देखो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा वाले में क्या करना है, क्लाइंट फिर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। क्लाइंट क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अब एक्नॉलेजमेंट अगर क्लाइंट सेंड करेगा तो ध्यान देना, यहां पर ये क्या बनाएगा, एक डब्बा, 3 बना लेता हूं मैं, 3 बना लिया, एक डब्बा बनाएगा और यहां पर सीक्वेंस लिखेगा और एक्नॉलेजमेंट लिखेगा और ये आपका डब्बा डेटा वाला हो गया, ठीक है। चलो, तो सीक्वेंस नंबर अब यहां पे क्या होगा, सीक्वेंस नंबर अब आपका हो जाएगा 8000 हो जाएगा, जो कि ये आपको भेजे थे, और एक्नॉलेजमेंट नंबर हो जाएगा 15001, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस नंबर को बना देगा एक्नॉलेजमेंट और सेंड कर देगा ये आपका सर्वर को। अब हो जाएगा इससे आपका कनेक्शन स्टैब्लिश और आप इसके बाद कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक बार फिर समझाता हूं, देखो भाई यार ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आपका एग्जाम अच्छा हो, ठीक है। एक बार फिर समझो, क्लाइंट सबसे पहले क्या करता है, वो एक रैंडम सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है, मैंने यहां पे रैंडम लिया 8000, वो ओनली सीक्वेंस नंबर पहले सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करता है। तो सिंपल सा सेंड किया सर्वर के पास, सर्वर उसे रिसीव करता है और जो क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर सेंड किया था उसे वो एक्नॉलेजमेंट नंबर बना देता है और उसमें एक ऐड कर देता है, और सर्वर खुद एक नया सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है जो मैंने 15000 किया और वो सेंड कर देता है आपका क्लाइंट के पास। जब क्लाइंट के पास जाता है तो क्लाइंट क्या करता है, उसको रिसीव करता है और फिर क्लाइंट फिर सेंड करता है एक एक्नॉलेजमेंट सर्वर के पास, और वो क्या सेंड करता है, एक सीक्वेंस नंबर जो उसका होता है पहले वाला 8000, और जो सीक्वेंस नंबर रैंडम सीक्वेंस नंबर जो आया होता है सर्वर की तरफ से उसमें वो एक ऐड करके उसे एक्नॉलेजमेंट नंबर बना देता है। बस भाई यही हो गया आपका 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। आई होप कि समझ में आया होगा और इससे इजी लैंग्वेज कोई नहीं समझा सकता आपको। आई होप कि समझ में आया तो कमेंट करो कि भाई समझ में आ गया, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर मी। ओके, आई होप कि आप जरूर मेरे लिए एटलीस्ट 10 सेकेंड का टाइम निकाल के आप कमेंट कर पाओगे।
मैं आपके लिए अगर 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूं तो आप मेरे लिए 10 सेकेंड का टाइम निकाल के एक कमेंट कर सकते हो। प्लीज एक कमेंट करो। अब प्लीज मैं बोल रहा हूं तो एक कमेंट आप कर ही सकते हो, तो करो यार, जिससे मुझे लगे कि हाँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है। बस इतना कर दो, नहीं कुछ समझ आ रहा है, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर मी। ओके, चलो अब बात करते हैं नीड फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ सेगमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर। आखिर में जो सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे डब्बे, ये छोटे छोटे डब्बे जो होते हैं, इसका रीट्रांसमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है ट्रांसपोर्ट लेयर में, चलो उसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले बात कर लेते हैं चैनल के सब्सक्राइब के बारे में। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है। ओके, मैं बहुत फोर्स नहीं करूंगा आपको, मैं बस कह रहा हूं अगर आपको सच में दिल से लग रहा है कि वीडियो समझ में आ रही है, आगे वीडियो चाहिए अगर मैं डालूं, तो आप सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करो भाई। उसके बाद चलो अब हम देखते हैं नीड फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ सेगमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द नीड फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ सेगमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट लेयर अराइजेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स दैट कैन कॉज पैकेट्स लॉस और करप्शन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। और जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे क्या क्या हो सकते हैं, इंक्लूड नेटवर्क कंजेशन। नेटवर्क कंजेशन की अगर प्रॉब्लम आ जाए, कंजेस्टेड नेटवर्क हो जाता है ना, बोलते हैं ना कंजेस्टेड एरिया है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो नेटवर्क अगर कंजेस्टेड हो जाता है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे रीट्रांसमिशन करना पड़ता है हमें। ट्रांसमिशन के बीच में अगर एरर आ जाती है तो वहाँ पे राउटर फेल्यूअर्स, राउटर अगर फेल कर जाता है तो वहाँ पे और भी कुछ अदर्स इशूज़ होते हैं जो कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, तो वहाँ पे हमें रीट्रांसमिशन करने की ज़रूरत पड़ती है सेगमेंट्स का ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। यहाँ पे कुछ हेयर आर द सम रीजंस वाई रीट्रांसमिशन ऑफ सेगमेंट्स इज नेसेसरी। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको रीट्रांसमिशन करना पड़ता है। जैसे कि नेटवर्क अगर आपका रिलायबल नहीं है तो वहाँ पे हमें रीट्रांसमिशन करना पड़ता है। जैसे कि कब नहीं रिलायबल होता है, जैसे कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और वायरलेस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाता है कनेक्शन में। जैसे कि अभी राउटर आपका लगा है, राउटर से बहुत दूर तक चले जाते हो तो वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। वायरलेस कनेक्शन में तो पैकेट लॉस हो जाते हैं, कुछ करप्ट हो जाते हैं, ठीक। उसका देखो, व्हेन अ सेगमेंट्स फेल टू रीच इट डेस्टिनेशन और arrives in an erroneous state or retransmission ensure that the lost or corrupted segment is sent again to maintain the integrity of data। यानी कि जब आपका सेगमेंट्स फेल हो जाता है, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, तो क्या करता है, रीट्रांसमिट करते हैं हम करप्टेड सेगमेंट्स को, जिससे डेटा आपका फिर पहुंच जाता है डेस्टिनेशन तक, जिससे इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। फिर उसके बाद आता है कंजेशन कंट्रोल, कि जो कंजेस्टेड आपका नेटवर्क हो जाता है उसे कंट्रोल करना। तो इन कंजेस्टेड नेटवर्क्स वेयर द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एक्सीड्स द नेटवर्क कैपेसिटी, पैकेट्स में बी ड्रॉप्ड बाय राउटर्स टू एलिविएट कंजेस्शन, ठीक है। उसका देखो, रीट्रांसमिशन यहाँ पे अलाउ करता है सेंडर टू डिटेक्ट ड्रॉप्ड पैकेट, जो ड्रॉप हो जाते हैं पैकेट उसे डिटेक्ट करना और उसे फिर से सेंड करना, जिससे वहाँ पे रिलायबल डिलीवरी हो जाती है और वहाँ पे हम कंजेशन कोलैप्स से बच जाते हैं, उसे हम रोक पाते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल। टीसीपी जो होता है एक तरह का एक्नॉलेजमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और इसी की मदद से ये हमें काफ़ी रिलायबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये पहले एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है, ठीक है। वही 3-वे हैंडशेकिंग का एग्जांपल दिमाग में ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उसको देखो, इफ द सेंडर डज नॉट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट विद इन अ सर्टेन टाइम आउट पीरियड, इट एज्यूम दैट द सेगमेंट वाज लॉस्ट एंड रीट्रांसमिट टू इंश्योर डिलीवरी। तो जो उधर से आ रहा था ना एक्नॉलेजमेंट, सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इधर से फिर जा रहा था, तो वहाँ पे अगर कुछ टाइम की देरी हो जाती है तो समझ जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, और फिर वहाँ पे वो रीट्रांसमिट करता है, फिर से भेजता है। एरर रिकवरी, रीट्रांसमिशन इज अ फंडामेंटल मैकेनिज्म फॉर एरर रिकवरी। तो बेसिकली इससे एरर को रिकवर किया जाता है। जो भी सेगमेंट्स लॉस होते हैं, जो पैकेट लॉस हो जाते हैं, तो रीट्रांसमिट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एरर को रिकवर करते हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर वे में आपका डेटा ट्रांसफर होता है। बाय रीट्रांसमिटिंग लॉस्ट और करप्टेड सेगमेंट्स, टीसीपी इंश्योर दैट द रिसीवर कैन रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम एक्यूरेटली। तो जब सारा सेगमेंट्स पहुंच जाएगा तभी तो आप रिकंस्ट्रक्ट कर पाओगे सारे डेटा को एक प्रॉपर वे में। एप्पल के अंदर अगर ए ही गायब है या पी ही गायब है तो कैसे एप्पल पूरा वर्ड तैयार होगा, नहीं होगा ना। तो सारे इस वर्ड के एक एक लेटर के सेगमेंट्स आपके पास होने चाहिए,
तभी आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर वे में दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रीट्रांसमिशन बहुत ही ज़रूरी होता है सेगमेंट्स का ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अब बात करते हैं टीसीपी विंडो मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है यूटिलाइजेज अ विंडो मैनेजमेंट सिस्टम टू ऑप्टिमाइज डेटा ट्रांसमिशन एंड फ्लो कंट्रोल बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। विंडो मैनेजमेंट वही था ना, कितना डेटा आएगा जाएगा, वही चीज़ों का कंट्रोल करना, डेटा ट्रांसमिशन को ऑप्टिमाइज करना और ताकि डेटा फास्ट ट्रांसफर हो, और फ्लो को कंट्रोल करना, कितना डेटा आ रहा है कितना डेटा जा रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में। द टीसीपी विंडो मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो मतलब क्या होता है कि कम होना विंडो, फिर ज़्यादा होना, कम होना, ज़्यादा होना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लाइडिंग विंडो में होता है। वेयर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा नोन एज द विंडो साइज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसे नोन ऑफ विंडो साइज कहते हैं, कैन बी सेंड बाय द सेंडर बिफोर रिक्वायरिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। तो क्या करता है सेंडर, एक विंडो साइज सेंड करता है, एक अमाउंट ऑफ डेटा कहता है कि इतना भेजना चाहता हूँ इतना भेजो, वो एक्नॉलेजमेंट के लिए भेजता है, ठीक है। कैन बी सेंड बाय द सेंडर बिफोर रिक्वायरिंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, यानी कि एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले ही वो इतना विंडो साइज वगैरह सेंड करता है सेंडर रिसीवर को। और हियर्स हाउ द टीसीपी विंडो मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो विंडो साइज नेगोशिएशन का काम करता है। तो व्हेन टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश, जब टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो द सेंडर एंड रिसीवर नेगोशिएट द इनिशियल विंडो साइज। तो जो सेंडर और नेगोशिएटर एक दूसरे से कहते हैं कि भाई विंडो साइज तो कंफर्म करो कितना होना चाहिए। वो कहता है ना जगह नहीं होगा तो बहुत जगह है, वो कहता है जगह नहीं होगा तो बहुत जगह है। तो ऐसे ही झगड़ा करके मीम था ना चला था, ऐसे ही झगड़ा करके वो एक दूसरे से नेगोशिएट करते हैं और एक दोनों की मंजूरी जिस पे होती है साइज पे, वो इतना डिसाइड करते हैं, फिर उसका डेटा ट्रांसफर होता है। द विंडो साइज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स द सेंडर कैन ट्रांसमिट before waiting for an acknowledgement from the receiver. It is typically based on the factors such as available buffer space and network condition. ठीक है, ये होता है विंडो साइज नेगोशिएशन में। उसके बाद स्लाइडिंग विंडो देखो, द स्लाइडिंग विंडो इज अ डायनेमिक मैकेनिज्म दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डेटा द सेंडर कैन ट्रांसमिट विदाउट एक्नॉलेजमेंट। तो डायनेमिक मैकेनिज्म होती है जो सेंडर ट्रांसमिट कर सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट के। एज द सेंडर ट्रांसमिट डेटा द विंडो स्लाइड्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो स्लाइड्स होती है फॉरवर्ड होती है, अलाउइंग द सेंडर टू ट्रांसमिट न्यू डेटा, ताकि वो नए डेटा को सेंड कर सके। और रिसीवर जो होता है एडवर्टाइज द करेंट विंडो साइड, और रिसीवर भाई खोल के दिखा देता है कि भाई देखो मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ कि इतना विंडो साइज है इन ईच एक्नॉलेजमेंट, जितनी एक्नॉलेजमेंट वो भेजता है ना सेंड। अब देखो रिसीवर यानी कि सर्वर क्लाइंट को भेजता है ना एक्नॉलेजमेंट, भाई अब भेजो डेटा तैयार हो, तो उसके साथ वो एडवर्टाइज भी करता है। एडवर्टाइज इन द सेंस लाइक कि वो शो करता है कि विंडो साइज इतनी है, इतना करेंट विंडो साइज है, तुम इसके अकॉर्डिंग डेटा भेज सकते हो। इन्फॉर्मिंग द सेंडर हाउ मच मोर डेटा इट कैन ट्रांसमिट, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग सेंडर डेटा सेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 3 बैंड सेकिंग थोड़ा ड्रा करके बता देता हूँ आपको, शायद पीछे वाला भूल गए होंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लाइंट, और यहाँ पर देखो सर्वर, और यहाँ पे सिंक वाला भेजता था, ये सिंक करता था, और यहाँ पर देखो सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट जाता था, और फिर यहाँ से आपका जाता था एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन इस्टेब्लिश जाती थी, फिर कम्युनिकेशन होने लगता था। उसके बाद देखो इसी के अंदर फिर आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मैंने पीछे बता दिया हो तो मुझे नहीं लगता फिर से यहाँ बताने की जरूरत है। और एक्नॉलेजमेंट एंड विंडोज अपडेट, तो यहाँ पर देखो विंडो जो हम लोग साइज वाला बात था ना उसका अपडेट देना, और एक्नॉलेजमेंट जो रिसीवर जो सर्वर देता है उसकी बात है। और रीट्रांसमिशन एंड टाइम आउट हैंडलिंग, यानी कि रीट्रांसमिशन की बात भी पीछे कर ली है तो उसकी भी बात करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और टाइम आउट हैंडलिंग क्या होता है कि एक टाइम पे जब टाइम आउट होता है तो फिर से सेंड करता है, रीट्रांसमिशन करता है। तो ये सारी चीज़ आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर भी मैं वही 3 हैंड शेकिंग वाला भी एग्जांपल ले सकते हो, क्लाइंट और यहाँ पे सर्वर, और यहाँ पर देखो सिंक जाएगा, और यहाँ पे सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट। इतना तो रट डालो भाई, इतना रट डालो एकदम कि भूले ही ना इतना इमेज, इतना डायग्राम भूले ना। एग्जाम में जरूर बना के आना डायग्राम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, चलो अब कंजेशन कंट्रोल देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो पीछे मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के उसको जाना। तो कंजेशन कंट्रोल में सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में कंजेशन क्या होता है। तो बेसिकली एक तरह की स्टेट अकरिंग इन नेटवर्क लेयर।
network layer when the message traffic is so heavy that it slow down the network response time। तो जब कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो कंजेस्टेड हो जाता है, तो वहाँ पे आसानी से आप घुस नहीं सकते हो, आप एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। वैसे ही नेटवर्क के अंदर भी जब कंजेस्टेड नेटवर्क हो जाता है तो पैकेट्स अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं, एज डिले इंक्रीजेज, जो देर होती है ट्रांसफर होने की जगह दूसरी जगह वो इंक्रीज हो जाती है, और जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर डिले इंक्रीज होगा तो रीट्रांसमिशन हमें बार बार करना पड़ेगा क्योंकि सेगमेंट्स लॉस हो जाएंगे, ठीक है। और मेकिंग सिचुएशन वर्स, और जो सिचुएशन होगी वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी क्योंकि बार बार रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, बेकार ही है ना। तो कंजेशन कंट्रोल कुछ एल्गोरिदम्स होती है, जैसे कि कंजेशन कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ डेटा पैकेट्स इनटू द नेटवर्क, enabling a better use of shared network infrastructure and avoiding congestive collapse। Okay, congestive avoidance algorithms ये are implemented the TCP layer as the mechanism to avoid congestive collapse in a network। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स यूज करते हैं जिसकी मदद से हम कंजेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक होता है कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम के अंदर एक आता है लीकी बकेट एल्गोरिदम। ये आपका वाइवा में, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि लीकी बकेट एल्गोरिदम क्या होता है, तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं, अभी समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनफ्लो में भी बस्टी और ये कंस्टेंट आउटफ्लो। मत डरो, ये क्या दिया हुआ, सबसे पहले एक बाल्टी समझो, ये एक बाल्टी दी हुई है, ये एक बाल्टी बनी हुई है और इस बाल्टी में एक छोटा सा छेद कर दिया गया है, एक कांस्टेंट एरिया का छेद किया गया, एक सिंपल सा छेद कर दिया गया और यहाँ से पैकेट्स आ रहे हैं, पैकेट्स भेजे जा रहा है बाल्टी में। तो बाल्टी में भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट रेट से निकल रहा है। यानी ध्यान देना, देखो मैं इसको फिर बना के समझा रहा हूँ, यानी कि आप एक बाल्टी ले लो, यानी ये बाल्टी नेटवर्क हो गई, मतलब बाल्टी नहीं लग रही यार, बाल्टी बनाओ ना, चलो यहाँ बाल्टी बनाता हूँ, चलो ऐसे बाल्टी बनाता हूँ मैं। ये देखो एक बाल्टी बनाया मैंने, ठीक है। तो ये बाल्टी पूरी खाली है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बहुत मतलब जितना फास्ट डाटा डालना है डालो, पानी डालते पानी पर एक रियल लाइफ समझो, एक बाल्टी घर पे लेना और वहाँ पर एक छोटा सा छेद कर देना, ठीक है। मम्मी मारेगी, सच में ना छेद करना, विजुअलाइज करो। तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दो और यहाँ से पानी डालो, मतलब किसी बड़े चीज़ से पानी उड़े लो, पानी डालोगे तो देखोगे कांस्टेंट रेट से यहाँ से छेद से पानी निकलेगा, ना ही बहुत ज़्यादा निकलेगा ना ही बहुत कम, एक कांस्टेंट रेट से छेद से पानी निकलेगा जितना होल किए रहोगे। लेकिन जितना ज़्यादा पानी डालोगे डजंट मैटर, लेकिन यहाँ से कांस्टेंट रेट से पानी निकलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट लीकी बकेट एल्गोरिदम में लगाया गया कंजेशन कंट्रोल करने के लिए, कि हम ऊपर से तो पैकेट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो पैकेट्स निकल के जा रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो एक कांस्टेंट रेट से पहुंच रहे हैं, जो कि कंजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जिस रेट से हम पैकेट्स दे रहे हैं उसी रेट से ट्रांसफर भी करना है, तो नहीं, उस रेट से नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया ना, कि जो छेद है उसके कांस्टेंट रेट से निकलेगा, ऊपर से जितना भी डाले। तो प्रैक्टिकल आप पानी में बाल्टी डाल के भी कर सकते हो, ठीक है, बाल्टी में पानी डाल के भी कर सकते हो आप। आई होप कि समझ में आएगा। एक बार चलो फिर बता देता हूँ। यानी कि एक बाल्टी ली जाती है, खाली बाल्टी ली जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है और उसमें पानी डालते जाओ, बहुत ज़्यादा पानी डालोगे, लेकिन कितना भी पानी हो जाओ, एक कांस्टेंट रेट से ही पानी निकलेगा उस छोटे से छेद के रास्ते से, ठीक। यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में भी, कि बाल्टी को कंप्यूटर रियल नेटवर्क मान लो और उसमें पैकेट डालते रहो, ठीक है। बाल्टी भले फुल भी हो जाती है तो, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से ही निकलेगा वहाँ से पैकेट, ठीक। तो ये होता है कंजेशन कंट्रोल में हम लीकी बकेट एल्गोरिदम को यूज करते हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में ले लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना आप लोग। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसको शॉर्ट में QoS बोलते हैं, रेफर्स टू सेट ऑफ टेक्निक्स। ये कुछ सेट ऑफ टेक्निक्स होती है एंड मैकेनिज्म यूज टू मैनेज एंड प्रायोरिटाइज नेटवर्क ट्रैफिक। अभी देखो कंजेशन कंट्रोल में क्या था, नेटवर्क ट्रैफिक बहुत थी ना, तो यानी कि ये तरह की टेक्निक है और मैकेनिज्म को यूज करता है क्या, मैनेज करने के लिए, नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, यानी कि नेटवर्क ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करने के लिए, कि उस नेटवर्क ट्रैफिक में कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। यानी नेता का लड़का आया तो उसका काम पहले करा दो और कोई दूसरा बंदा आया तो उसका काम बाद में कराओ,
एक लाइन में बहुत सारे लोग लगे हैं, ध्यान दो, एक लाइन में बहुत सारे लोग लगे हैं, कोई नेता का लड़का लगा है, कोई डीएम का लड़का लगा है, कोई नॉर्मल इंसान लगा है। उसमें से क्या करेगा, अगर कोई वहां का कर्मचारी रहेगा तो वो क्या करेगा, नेता वाले बच्चे को पहले काम करवा देगा, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा पैसा दे दिया तो उसका काम पहले करा देगा, जो नॉर्मल बंदा उसका काम लेट से होगा, यानी कि प्रायोरिटाइज कर रहा है ना उसमें बहुत सारे लोगों में। तो ठीक इसी तरह से नेटवर्क ट्रैफिक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पैकेट्स बहुत सारे रहते हैं, तो किसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, तो ये प्रायोरिटाइजेशन का काम करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। समझ में आया? एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको प्रायोरिटाइज करना ही क्वालिटी ऑफ सर्विस का काम होता है। इससे इजी कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ गए होगे। तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को एंड प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विसेज और यूजर्स, ठीक है। उसके बाद देखो, QoS एम्स टू प्रोवाइड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। जो भी नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है, और लेटेंसी को मिनिमाइज करता है, और पैकेट लॉस को रिड्यूस करता है, और इंश्योर करता है डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एक अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस जो भी डिजायर्ड आप करते हो, डिजायर रखते हो, वो हमें देता है फॉर क्रिटिकल सेंसिटिव एप्लीकेशन। बहुत सारी क्रिटिकल सेंसिटिव एप्लीकेशन होती है, वहां पे आपको परफॉर्मेंस बहुत हाई देता है। और बेसिकली द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक दैट QoS मेजर्स। बहुत टाइप की ट्रैफिक आती है, जैसे कि बैंडविड्थ में प्रॉब्लम आ सकती है ट्रैफिक की। जैसी बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि अगर बैंडविड्थ हाई है तो ज्यादा रेट से आपका डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर वहां पे बहुत ज्यादा डेटा आ गया, बहुत जल्दी डेटा चाहिए, लेकिन बैंडविड्थ उतना नहीं है, तो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। तो उसे क्वालिटी ऑफ सर्विस से मेंटेन करता है। डिले क्या होता है, सेगमेंट्स, यानी सेगमेंट्स ऑफ डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पे अगर डिले आ रही है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा जो ट्रांसफर कर रहे हो वहां पे अगर डिले आ रही है, ठीक है, तो वहां पे भी QoS हेल्प करता है मैनेज करने के लिए। लॉस, यानी कि कोई सेगमेंट्स लॉस हो जाना, ठीक है। टाइम आउट होता है ना, एक टाइम ज्यादा टाइम हो जाता है तो टाइम आउट रहता है, फिर से सेंड करना पड़ता है, रीट्रांसमिशन वगैरह, तो काफी प्रॉब्लम होती है ना वहां पे। तो ये प्रायोरिटाइज करने में QoS हेल्प करता है। जीटर काम क्या करता है, जीटर का बेसिकली टाइम का ही है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब पैकेट सेंड करते हैं तो एक टाइम के इंटरवल में ही जाना चाहिए ना। यानी कि यहां पर भी अगर ये अगर गया लेट किया तो फिर हमें रीट्रांसमिट करना पड़ता है। तो यानी कि जीटर में भी आपका हेल्प करता है QoS आपका प्रायोरिटाइज करने में, जिससे आपका जो भी पैकेट्स वगैरह होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफर होते हैं और एक बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के, कौन कौन से हैं, ट्रैफिक क्लासिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो ट्रैफिक क्लासिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन में क्या करता है QoS, ये कुछ चीजों के अकॉर्डिंग, कुछ चीजों पर बेस्ड होता है, जिसकी मदद से ही ये प्रायोरिटाइज करता है। जैसे कि एप्लीकेशन का टाइप क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, और पोर्ट नंबर्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रायोरिटाइज करता है ट्रैफिक को। एग्जांपल के ले सकते हो, रियल टाइम वॉइस और वीडियो ट्रैफिक में बी गिवन हायर प्रायोरिटी देन नॉन रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। नॉन रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, जैसे अगर आपको कोई मेल भेजा, अगर वो 2 सेकंड लेट ही आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो वो आपका 2 सेकंड आवाज लैग नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर 2 चीजें आपको दी जा रही है QoS में, एक है कि वॉइस कॉलिंग है और दूसरा मेल सेंड करना है एट द सेम टाइम, तो ये प्रायोरिटी में क्या करेगा, वॉइस वाले को हायर प्रायोरिटी देगा कि आवाज पहले पहुंचनी चाहिए, मेल तो 2 सेकंड लेट पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही आप रियल एग्जांपल ले सकते हो। इसी तरीके से ये प्रायोरिटाइज करता है कि कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए। ट्रैफिक शेपिंग एंड पॉलिसिंग, ट्रैफिक शेपिंग एंड पॉलिसिंग मैकेनिज्म कंट्रोल द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ये डेटा ट्रांसमिशन के रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर डिफरेंट ट्रैफिक फ्लोज टू मैच द अवेलेबल नेटवर्क कैपेसिटी, मतलब जो भी नेटवर्क कैपेसिटी अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग मैच करता है और डेटा ट्रांसमिट करता है। बैंडविथ अलोकेशन एंड रिजर्वेशन, बेसिकली प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ये बैंडविथ अलोकेट करता है और रिजर्वेशन वगैरह करता है। नेटवर्क प्रायोरिटाइजेशन एंड डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, और ये नेटवर्क में जो भी चीजें होती हैं, जैसे देखो प्रायोरिटाइजेशन इंश्योर दैट क्रिटिकल एप्लीकेशन, जो भी रियल क्रिटिकल एप्लीकेशन कुछ होती है जैसे रियल टाइम वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह मैंने बताया, इसको ये हायर लेवल की क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग लोअर लेटेंसी एंड रिड्यूस जिटर कंपेयर टू नॉन क्रिटिकल ट्रैफिक, ठीक है। तो यहां पर ये क्वालिटी ऑफ सर्विस हम लोग ऐसे यूज करते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स जो थे ये मैंने यहां पे आपको बता दिए, ठीक। यहां पर देखो एक इमेज लिया हूं मैं, इसको एग्जाम में बना सकते हो। इनपुट में मैंने बहुत सारे चीजें दी है, ये टाइप्स हैं, ध्यान देना, ये पैकेट्स के टाइप हैं, ब्लैक ब्लू रेड हैं, ये सब पैकेट्स के टाइप हैं, ठीक है। और यहां पर देखो क्या दिया, पैकेट्स क्यूज इन राउटर्स बफर, राउटर्स के बफर में है, ठीक है, राउटर्स के बफर में। तो ये देखो रेड वाला यहां गया, ब्लू वाला ये, ब्लैक वाला ये, ठीक है। आउटपुट में देखो क्या पहुंच रहा है, ब्लैक
ध्यान देना, प्रायोरिटाइज कैसे करा, ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड, और यहां पर देखो रेड की हायर प्रायोरिटी है, वायलेट की मीडियम प्रायोरिटी है और ब्लैक की लोअर प्रायोरिटी है। यानी कि जो हायर प्रायोरिटी है सबसे पहले उसे रख दिया, सबसे पहले रख दिया, उसके नीचे जो है वायलेट रख दिया, ब्लैक को सबसे नीचे कर दिया। तो ऐसे ही ये प्रायोरिटाइजेशन वगैरह करता है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखी, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।